डॉक्टर फहमीदा मिर्जा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले तो हमारी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं फाइनेंस आयशा साहिबा, मैं उनको वाकई खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। आई रियली अप्रिशिएट के और ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को आगे लाना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह इन्होंने बड़े मुश्किल हालात में जिस बड़े मुश्किल बजट को, जो इनफैक्ट मैं तो समझती हूँ क्योंकि ये बनता कहीं और है, बनाने वाले कोई और होते हैं, यहाँ आके प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल काम होता है। और उन्होंने बड़े अच्छे खुश असलूबी से जिस तरीके से किया, बहुत से सवालों के जवाब रह गए, लेकिन मैं फिर भी उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ। स्पीकर साहब, मैंने पहले भी फाइनेंस बिल पे ये बात की कि बजट ना कोई बजट है ना कोई ये फाइनेंस बिल है, क्योंकि अभी तक तो ड्राफ्ट जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो आया है विद मोर कंडीशनैलिटीज़। अब वो नैब के भी हवाले से कुछ चाह रहे हैं और कंडीशनैलिटीज़ जितनी सख्त से सख्त करते चले जा रहे हैं, ये हमें एक्सपेक्टेड था। और मैं ये, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि हम क्यों आईएमएफ के पास जा रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन आपके पास अभी भी था। अगर उन्होंने बातचीत ख़त्म कर दी थी तो आप भी ख़त्म करते हैं। देयर वाज नो नीड टू गो टू आईएमएफ अगेन। तो आपने फिर भी बहरहाल मैं समझ सकती हूँ कि क्या वजूहात थी, और पर अभी तक ड्राफ्ट है। तो आई डोंट नो व्हाट आर वी डिस्कसिंग इन दिस हाउस। हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इस पार्लियामेंट के हाथ बंधे हुए हैं, ना यहाँ कोई एक्चुअल बजट आया है और ना कोई। और उसके बाद ये आज हमने फाइनेंस बिल की अमेंडमेंट्स भी, जो पूरा एक न्यू फाइनेंस बिल, मतलब अब तक जो हमारे कॉलीग्स ने कुछ अमेंडमेंट्स दाखिल की थी, और मैंने इसीलिए नहीं की थी कि मुझे पता था कि एक और फाइनेंस बिल आएगा, और जो कि मेरा खदशा कंफर्म हुआ। और आपने आज जो अमेंडमेंट्स दी गई थी हुकूमत की तरफ से, वो पूरा का पूरा एक न्यू फाइनेंस बिल आप लेकर आए हैं। तो बहरहाल निहायत अफसोस के साथ कि, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है जो इस हॉल में की, और इसलिए मैंने वो नहीं किया। लेकिन मैं चंद चीज़ों को ज़रूर यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी, और उसमें वही कि यहाँ डायरेक्ट एंड वही इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक ही शख्स जो टैक्स नेट में है वो बार बार टैक्स किया जा रहा है। वो जो चीज़ खरीद, हमें इनकम पे तो जो टैक्स कटते हैं, आप कुछ भी खरीद लें, आप कुछ भी, आज हर जगह जो सेल्स टैक्स लग रहा है। और फिर बिजली का, स्पीकर साहब, मेरे घर में यहाँ इस्लामाबाद में, जबकि मैं हार्डली यहाँ होती हूँ, लेकिन मैं और एक मेरे साथ मेरी बच्ची, लेकिन हमारा अगर बिल 49,000, उसके ऊपर 9,000 सेल्स टैक्स है, उसके ऊपर 7,500 एफपीए फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स है जो वो है, फिर 1,500 रुपया उसके ऊपर सरचार्ज उसके है। तो आगे वो बिल जो डबल हो जाए, हम जैसे सबकी कमर टूट गई, तो बाकी गरीब का तो, हम मिडिल जो भी क्लास है वही दब रहा है। इसके साथ साथ स्पीकर साहब, लेवी जो जीरो थी वो आज 50 तक गई, और हमने देखा इसी बजट के दौरान 2-3 दफा बढ़ गया, और अब 2-3 दफा और बढ़ने वाला है। तो 50% जो 50 रुपीज़ लेवी के मद में गए हैं, सेल्स टैक्स अलग वो हो रहा है। तो यही पेट्रोल की प्राइसेस आप देखेंगे कि यहाँ देखते देखते कि ये डबल हो जाएंगी। पर मैं एक बात और कहूँगी कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि सुना है कि हुकूमत रशिया से बात करने जा रही है, और ऑयल के लिए यही जो पेट्रोल एंड उसके खरीदने की बात का हुकूमत ने सोचा है। बहुत अच्छी बात है, अगर ये पहले आते ही होती चीज़ें तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा अच्छा होता, और आज गरीब आवाम पे इतना बड़ा बोझ नहीं पड़ता। तो इस चीज़ को एक्सपेडाइट किया जाए। हम देख रहे हैं कि बार बार भारत में किस तरह वहाँ से ऑयल गैस जो वो सब ले रहे हैं, वो अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, और यहाँ आपके काबू से बाहर है पेट्रोल और डीजल का बढ़ना। मतलब हर चीज की कीमत का बढ़ जाना होता है, हर चीज की। और उसमें जिस तरह इस वक्त एग्रीकल्चर तबका
आपकी यहाँ पे एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है और जितना बुरी तरह आपका एग्रीकल्चर इस वक्त नुकसान में आ रहा है कि उसका यहाँ क्या मैं बात करूँ। और उसके बाद आपने फर्टिलाइज़र, क्योंकि फर्टिलाइज़र प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ पे ये सब जो हैं, जो सुपर टैक्स जो आप लोगों ने एडिशनल एंड ये जो सुपर टैक्स लगाए हैं, देखिए इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी और जितनी अनएम्प्लॉयमेंट इस मुल्क में बढ़ेगी, जिस तबके को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकती हूँ सुपर टैक्स के बाद भी आप नहीं कर सकेंगे। उनके पास सेवरल तरीके हैं कि वो टैक्स एग्जेम्पशंस या जो ये बेनिफिट्स लेते हैं क्रेडिट अपने उस पे वो ले लेंगे म्यूचुअल फंड्स की शक्ल में और दूसरी चीज़ों की शक्ल में, वो तबके फिर बच जाएंगे। स्पीकर साहब, लोड शेडिंग, आज कराची सरापा एहतजाज है। वैसे तो पूरा सिंध एहतजाज है, लेकिन कभी भी रूरल सिंध की आवाज़ ना मीडिया उठाता है, ना यहाँ पे कहीं पे कोई उसकी बात होती है रूरल सिंध के हवाले से। और जिस तरह सिंध में एहतजाज है, पूरा कराची आपको पता है कि एहतजाज है यहाँ पे, बल्कि जो आपके अलाइड पार्टीज बैठी हैं, मैं तो समझ रही थी कि उनकी तरफ से इस पे बड़ी जोर से आवाज आएगी। मैं कम से कम उनके लिए जरूर बात कर रही हूं कि जो 40,000 आपकी इंडस्ट्री है कराची में, वो बंद हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह इलेक्ट्रिक ये जो KEC है उसको हर दौर में बेनिफिट किया गया, लेकिन आज जिस तरह सूरत हाल है कि आपके जो बिजली के बिल थे वो तो अपनी जगह बढ़ी रहे हैं, लेकिन जो इनएफिशिएंसी है ट्रांसमिशन लाइंस एंड आपके ट्रांसफार्मर्स और जितनी महंगा आपने कर दिया है, उसमें न इंडस्ट्री बल्कि डोमेस्टिक जो आपके बिल्स हैं वो इस वक्त जहां पहुंचे हुए हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं, जो 2 दिन से मैं कराची के हालात देख रही हूं। और वहां पे बार बार आप उस मजलूम अवाम के खिलाफ आप FIRs कटवा रहे हैं। वहां पे इमेजिन कीजिए कि जो बिल्डिंगों में और जिस तरह वहां पे गरीब लोग या मिडिल क्लास अपना गुजारा कर रहा है, उसमें 24 घंटों की लोड शेडिंग हो तो वो क्या, कहां जाए वो लोग, वो सांस कहां जाके लें। तो स्पीकर साहब, मैं ये समझती हूँ कि ये जो लोड शेडिंग है, आपके जो बिजली के बिल है, आपके फ्यूल, आपकी गैस, आपने LNG नहीं खरीदी क्योंकि महंगी हो गई। तो एक तरफ आपके इंटरनेशनल प्राइसेस का वो है, कह रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइस नीचे आई, तो क्या आप उसका इम्पैक्ट, क्या उसका एडवांटेज पास ऑन करेंगे अवाम को? अगर वहां पेट्रोल सस्ता होगा, 112 या 100 कम नीचे आएगा, तो क्या वो भी एडवांटेज पास ऑन किया जाएगा? तो ये सब चीजें हैं कि जो आपने अगर आवाम को रिलीफ ना दिया, तो मैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख रही हूं। स्पीकर साहब, इसके साथ इलेक्शन कमीशन, जब स्पीकर साहब भी चेयर पे बैठे थे, बात की, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री जो दिया जाता है बजट, ये आपके उस बजट के बाद होता है, तो एक तो मेरी समझ नहीं आता कि फिर हम ये फॉर्मेलिटी ऑफ वोटिंग और ये फिर वो पूरे उस बजट का फायदा क्या है जब आपने सप्लीमेंट्री बजट से उठाने हैं। इलेक्शन कमीशन की बात हुई, इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर कोई बात होगी तो वो इस फ्लोर पर होगी। ये ना कहा जाए कि ये सूबाई सब्जेक्ट है, ट्रेजरी बेंचेस पे आप पूरी तकरीर करने देते हैं, लेकिन यहां से कोई बोले तो कहा जाता है ये सूबाई सब्जेक्ट है। अगर इलेक्शन कमीशन की कोई वीकनेसेस हैं जिन्हें आप सप्लीमेंट्री ग्रांट भी दे रहे हैं, तो वो इसी फ्लोर पे बात होगी। और जिस तरह फर्स्ट फेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आपके 2 एलाइज शोर कर रहे हैं। आपने अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो JUI के मेंबर्स ने, जो उनके साथ वहां पर सिंध में ज्यादती हुई है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। आपके MQM, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है। आपके अलाइज बात कर रहे हैं कि जिस किस्म की रिगिंग हो रही है, आप इलेक्शन की बातें कर रहे हैं कि बड़ी ट्रांसपेरेंट हुई है। मैं दरख्वास्त करती हूं यहां पे जो अलाइज बैठी हैं वो बताएं यहां पे फ्लोर पे, क्या उनके साथ इंसाफ हुआ है? राशिद सुमरो साहब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं,
क्या वो गलत बोल रहे हैं? जो कुछ आपके वर्करों के साथ वहां पे हो रहा है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, टोटली रिग्ड इलेक्शंस हुई हैं सिंध में, एक इंतजामिया के खिलाफ होती हैं। आपके डीसी, आपके पुलिस, आपका एंटायर इंतजामिया शामिल है उसमें। आप जिस तरह वहां पे छीना जा रहा है, मैं ये कहती हूं इलेक्शन कमीशन से, मैं उन इदारों से कह रही हूं, आप कर दें न्यूट्रल अपनी इंतजामिया को, करें एडमिनिस्ट्रेशन को न्यूट्रल, और फिर देखिए इलेक्शन। स्पीकर साहब, प्लीज, अगर इदारों ने आंखें ना खोली, इदारों ने अकल के नाखून ना लिए, तो हम डिजास्टर की तरफ आ चुके हैं। मैं अपील करती हूं, इवन प्लेइंग फील्ड आपके करीब से भी नहीं गुजरती। आपने इवन प्ले करना है, आपने सच्चाई से करनी है, तो लाइए वाकई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाइए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाइए। हम आपका साथ देंगे। हम एक फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते हैं। हुक्मरानियां नहीं करनी हमने। हाल देखिए सिंध का। खुदारा मैं कहती हूं, आप सब पे जिम्मेदारी है। यहां 99 नाम का बार बार तकरीरों में जिक्र सुना जाता है। आप उम्रा कराएं, आप हज कराएं, आप काबा के अंदर हो आए, आप 99 नामों के नीचे बैठे। खुदारा, कुछ इस मुल्क के लिए, कुछ सच्चाई के साथ हमें चाहिए। हम डिजास्टर के बिल्कुल वहां आ गए हैं कि हम एक साथ बैठ के कोई ऐसा रास्ता निकालें जहां अवाम को रिलीफ दिया जाए। तड़प रहे हैं लोग। स्पीकर साहब, मेरे हल्के की सारी स्कीमें काट दी गई। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक। बड़ा पसमानदा इलाका है, और मैं बार बार यहां पे पानी की बात करती हूं। एक धेला पानी के हवाले से वहां पे नहीं रखा गया। मैं कोई और सब्जेक्ट उठा लूं, हमने कोशिश की थी कि कुछ बच्चों को, जो हमारा यूथ है, हम उनके लिए कोई स्पोर्ट्स, कोई ऐसी एक्टिविटीज के लिए कुछ बना दे। एक टोकन पैसे रखे गए हैं, एक टोकन। खुदारा दिल बड़ा कीजिए, सिंध को दें पैसे। और बदीन का खास तौर पे मैं यहां जिक्र करूंगी, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रही हूं कि प्लीज जो हमारी स्कीमें थी उसकी मद में वहां पैसे दिए जाएं। बाकी तो सारे इदारों में मैं देख रही हूं कि कुछ नहीं है। दूसरा, कोविड जितना तेजी से बढ़ रहा है कि मैं ये चाह रही हूं कि किसी तरह अगर ये एक एनसीओसी की मीटिंग करा लें कि कुछ उसके रख लें। बाकी ये सब चीजें फाइनेंस बिल में, जी रिक्शा पे तो टैक्स आपने 50% बढ़ा दिया, लेकिन आपने लग्जरी गाड़ियों पे 20% किया है या ऐसे कुछ किया है। इसी तरह आम आदमी या गरीब आदमी तो रिक्शा चिंची उनके वो होता है। फिर आप चाहे आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे हो नहीं हो, आप इनकम टैक्स में डाल रहे हैं अमेंडमेंट। जब वो इनकम ही नहीं दे रही, अगर कोई प्रॉपर्टी अगर रेंट पे नहीं है, आप उससे कह रहे हैं कि फिर भी 5% आप उस पर टैक्स दे दें। तो इस तरह बहुत से फ्लॉज हैं, बहुत सी खामियां हैं कि उसके लिए प्लीज इसमें देखिए। और मैं आखिर में आपके जी बहुत शुक्रिया।